नमस्कार। जय हिंद बच्चों। अपनी पिछली कक्षा में हमने मेधा पाठ्य पुस्तक में निहित लोकप्रिय कथाकार शिवानी द्वारा रचित कहानी अपराजिता का वाचन करना प्रारंभ किया था। अपराजिता एक ऐसी अपंग महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी, जिसने हर समस्या का, हर कठिनाई का डट कर सामना किया और सदैव अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रही। आज हम कहानी के शेष भाग को पढ़ेंगे और उसके काठिन्य का भी निवारण करेंगे। अपराजिता एक ऐसी विकलांग महिला की कहानी है जिसने अपनी शारीरिक अपंगता को एक किनारे करके, जिसने अपनी शारीरिक अपंगता को अपने धैर्य एवं परिश्रम से न केवल उसे बहुत पीछे किया, अपितु अपने लक्ष्य की ओर सदैव ही केंद्रित रही और अपनी अपंगता को पीछे करके उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। पिछली कक्षा में हमने अपराजिता कहानी को पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने जाना था कि लेखिका के जो कोठी है, उनके बंगले में एक युवती रहने आती है जो कि जिसके शरीर का निचला भाग पूरी तरह से एक सिर्फ मांस के टुकड़े के बराबर है, और लेकिन वह अपने महत्वाकांक्षाओं को और अपने जीवन जीने की इच्छा को उसने नहीं छोड़ा। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदैव ही दृढ़ प्रतिज्ञ रही और उस पर आगे बढ़ती रही और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हमने देखा था कि उसने अपनी इतनी विषम परिस्थिति में उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं छोड़ा। इतनी कठिन आघात को सहकर भी वह अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रही। फिर लेखिका का धीरे धीरे उससे परिचय होता है और जब वह उसकी कहानी को सुनती है तो अत्यंत आश्चर्यचकित रह जाती है कि कैसे इतनी छोटी आयु की लड़की अपने जीवन के इतने बड़े आघात को इतना मुस्कुरा कर सहती है और सदैव अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रहती है। आगे देखिए, हमने यहां तक पढ़ा था। वह उनसे कहती है कि आपके दामाद ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उनसे पूछ कर बताएंगी कि वहां उसे फेलोशिप मिल सकती है या नहीं। लेखिका कहती है, कभी कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। लेखिका बताती है कि जब यदि पैर की हड्डी टूट जाती है या पैर में मोच आ जाता है तो पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कष्ट कोई जीवन में हो ही नहीं सकता है, इतना बड़ा कष्ट मिल गया है। और दूसरी तरफ वह लड़की है जिसके शरीर का निचला धड़ पूरा सुन्न है, फिर भी वह पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाह रही है, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित है।
ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। वह लेखिका बताती है कि एक ही तरह की नौकरी करते हुए उसकी जो प्रतिभा है, जो कि जन्मजात उसे ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने उसके शरीर को तो अपंग किया, लेकिन उसकी प्रतिभा को इतना प्रखर किया कि एक ही नौकरी में करते हुए ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रतिभा डूबती जा रही है। लेखिका फिर बताती है कि कैसे वह उसके शरीर का निचला हिस्सा निर्जीव हुआ और किस तरह से उसने आगे बढ़कर वह अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हुई। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। लेखिका कहती है कि जिस व्यक्ति की, जिस महिला के जन्म के 18वें महीने में ही शरीर के नीचे का पूरा भाग पोलियो ने निर्जीव कर दिया, उसने कितनी अद्भुत साहस से नियति को भी अपने किए गए कर्म पर सोचने के लिए विवश करके अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट की उपाधि ली होगी। आगे देखिए, मैडम, मैं चाहती हूं कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी मां को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। वह कहती है, डॉक्टर चंद्रा लेखिका से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई भी मेरा एक सामान्य छोटा सा भी कार्य करे। आप तो रोज देखती है कि मेरी माँ को मुझे गाड़ी चलाकर मुझे ऑफिस लेकर जाना पड़ता है, कार्यालय लेकर जाना पड़ता है और वहां से फिर वापस लेकर आना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। इसलिए मैंने एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। फिर वह उन्हें एक बताती है कि ये नक्शा बनाया है और मैं ऐसी कार का निर्माण कराना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपने हाथों से ड्राइव कर सकूं, गाड़ी चला सकूं और किसी के ऊपर भी मुझे निर्भर न रहना पड़े। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया। फिर वो कहती है कि ये देखिए, जो ये मेरी प्रयोगशाला है, वहां पे मैं बहुत आसानी से, सुगमता से अपने सारे कार्य कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने जैसे जिस तरह से मुझे कार्य करने होते हैं, जिस चीजों की मुझे आवश्यकता होती है, वो सभी कुछ मैंने अपने आसपास रखा है, जिससे मुझे किसी दूसरे की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। वह कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे काम करे, इसलिए मैंने अपनी प्रयोगशाला को ही इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि मैं अपने सारे कार्य स्वयं कर लूं, किसी की भी मुझे आवश्यकता न पड़े। तो वो कहती है कि इसीलिए मैंने अपनी प्रयोगशाला को अपने अनुरूप व्यवस्थित कर लिया है। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका है। वह कहती है कि मैंने उसकी प्रयोगशाला देखी, उसने ऐसे अपनी चीजों को व्यवस्थित किया था कि उसे उठना ना पड़े और सारी चीजें उसे मिल जाए। लेकिन
आज जो उसके लिए इतना सुगम हो गया है, इतना सरल हो गया है, उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितनी सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातना सही होगी, कितना लोगों का उपहास सहा होगा, कितना अपने कह सकते हैं कि अभ्यास, कितनी यातना सही होगी, तब जाकर उसने अपने अनुरूप अपने चीजों को अपनी सुगमता के अनुरूप व्यवस्थित कर सका है। तो जब लेखिका उससे मिलती है, वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे जरा सा भी, सामान्य सा भी सहारा दे, इसलिए वह अपनी चीजों को इस तरह से व्यवस्थित करती है कि उसको किसी दूसरे के सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, फिर लेखिका यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने जो कहा, उसको जब उसे उपाधि मिली तो उन्होंने जो कहा वही शब्द, वही बात को वो यहाँ पे प्रकट कर रही हैं। हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था। जो डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर रहते हैं वे कहते हैं कि हमने आज तक सिर्फ सुना था कि 2 व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। जिस समय उसे पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही थी, उस समय उनके प्रोफेसर ने कहा कि अब तक हमने सिर्फ सुना था कि 2 व्यक्तियों को सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ या नोबेल पुरस्कार मिला, किंतु आज हम शायद पहली बार पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं कि इसमें भी 2 लोगों को सम्मिलित रूप से मिलना चाहिए। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को, वह कहते हैं कि जहां तक अब तक हमने नोबेल पुरस्कार में ही सुना था कि 2 लोगों को एक साथ उपाधि मिली है, लेकिन आज शायद मैं पहली बार ये कह सकते हैं कि यहां पर भी डॉक्टरेट की उपाधि संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। एक तो डॉक्टर चंद्रा को मिलनी चाहिए और दूसरा उनकी साहसी माता टी सुब्रमण्यम को मिलनी चाहिए। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में। इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। वह कहते हैं कि अब इस पीएचडी को भी हमें दो संयुक्त रूप में मिलनी चाहिए। एक तो चंद्रा को मिलनी चाहिए क्योंकि उसने अपनी थीसिस को उसने कंप्लीट किया, उसने इस विषय में शोध कार्य को उसने पूर्ण किया, और दूसरा उनकी माता को मिलनी चाहिए क्योंकि 25 वर्ष तक उस महिला ने अपनी पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना की होगी, कैसे उसने अपनी पुत्री को आत्मविश्वास से भरा होगा, कैसे अपनी पुत्री को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया होगा। वह महिला जो कि एक सामान्य महिला है, जब उसकी पुत्री की ऐसी दशा हो जाती है तो वह अपनी पुत्री का परित्याग नहीं करती है, वरन उसके साथ निरंतर लगकर वह अपनी पुत्री को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रहती है। और उसने इतनी कठिन साधना की अपनी पुत्री के साथ कि वह अपने लक्ष्य को
प्राप्त कर सके। इसके लिए वह निरंतर अपनी पुत्री के साथ छाया के रूप में बनी रही, उसको कठिन क्षणों में आत्मबल प्रदान किया होगा, उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी, और उसके जब उसका मनोबल टूटा होगा तो उसने उसे आत्मविश्वास से परिपूर्ण किया होगा कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो हम यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा को तो यह डॉक्टरेट दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें उनकी माता को भी यह उपाधि देनी चाहिए, क्योंकि यह जो डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर चंद्रा को मिली है, यह सिर्फ और सिर्फ उनकी माता के ही कठिन साधना का परिणाम है। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं जो कि अपंग हो जाते हैं और फिर अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, हमेशा पीछे रह जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे तो जीवन में कोई भी अब सामने कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। लेकिन उस महिला ने अपनी पुत्री को कभी भी हताश नहीं होने दिया, हमेशा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की, जिससे कि वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रही, जिससे कि अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि उसने प्राप्त की। तो जब उसे डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही थी तो उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि ये उपाधि सिर्फ चंद्रा को ही नहीं मिलनी चाहिए, वरन उनकी माता को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ इतनी कठिन साधना करके उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया होगा। अपनी पुत्री के साथ साथ उसने कितनी कठिन साधना की होगी और उसे हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। तो इस डॉक्टर चंद्रा से ज्यादा इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए उनकी माता का योगदान ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर डॉक्टर चंद्रा की माता लेखिका को बताती है कि क्या हुआ था, कि किस प्रकार से डॉक्टर चंद्रा की स्थिति ऐसी हो गई थी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात अर्थात लकवा हुआ तो गर्दन के नीचे का इसका सर्वांग अर्थात पूरा अचल हो गया। वह बताती है कि इसे सामान्य ज्वर हुआ था और चौथे दिन इसको पक्षाघात हुआ, इसे लकवा हुआ, पैरालिसिस आप लोग कहते हैं। तो उससे इसके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर अचल हो गया, एकदम निष्प्राण हो गया, उसमें कोई भी जान नहीं रह गई। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उसके बाद वह माता पिता थे, डर गए और वह लेकर उसे कई डॉक्टरों के पास गए, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती है। जब उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो सभी ने एक स्वर में कहा कि आप इस पर अपना पैसा व्यर्थ बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि अब संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती है। आपकी पुत्री जीवन भर सिर्फ अपने गर्दन को ही हिला पाएगी और वह कभी भी हिल डुल नहीं पाएगी। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर
मतलब अपनी पुत्री के विषय में डॉक्टरों द्वारा यह सुनने के पश्चात वह अत्यंत निराश हो गई और उनके स्वर गले में ही रह गए, कंठ अवरुद्ध मतलब रुक जाना, उनके कंठ से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि ऐसा मेरी पुत्री के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस तरह की भयानक कह सकते हैं कि आघात उसे सहना पड़ा, किस तरह क्यों उसे इस तरह का आघात ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके जीवन से तो मौत भली है। वह कहते हैं कि इतना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब यह जीवन भर ऐसी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने गर्दन को हिला पाएगी और कभी भी यह अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी, जीवन भर यह सिर्फ अपनी गर्दन को हिला पाएगी और आप व्यर्थ ही पैसा मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि यह अब संसार की कोई भी शक्ति इसे अब ठीक नहीं कर सकती है। संसार की कोई भी शक्ति इसे अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकती है। ये जीवन भर सिर्फ अपने गर्दन को हिलाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। लेकिन इतने बड़े घोषणा के बाद भी डॉक्टरों ने एक तरह से मना कर दिया था। उसके पश्चात भी मैंने कभी भी विधाता से ये नहीं कहा कि हे भगवान इसे मृत्यु दे दो, इस जीवन से तो मौत ही भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, ना हाथों में गति थी, ना पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। वह कहती है कि मैंने कभी भी ईश्वर से ये नहीं कहा कि इसे मृत्यु दे दो, क्योंकि ये अब इस तरह से अपने जीवन को किस तरह से कैसे व्यतीत करेगी, किसके सहारे ये अपने जीवन को व्यतीत करेगी। मैंने हमेशा इसके जीवन की भीख मांगती रही कि ये जीवन, इसका जीवन ईश्वर इसे वापस दे दो। केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख सकती थी, ना अपना हाथ हिला सकती थी, ना अपने पैर हिला सकती थी, ना कभी इधर उधर कर सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। वो कहती है फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। मैं अनेक वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास गई कि किसी भी तरह यह ठीक हो सके, इसके लिए मैं सबके पास गई। मैंने आशा नहीं छोड़ी थी कि यह जीवन भर ऐसी रहेगी और यह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मैंने हमेशा ईश्वर से इसके जीवन की प्रार्थना ही की। मैंने हमेशा इसके जीवन को के लिए प्रार्थना की कि हे ईश्वर इसे जीवन प्रदान करो। ये कम से कम अब जीवित रहेगी तो ये इस संसार को देख सकेगी। और ना मैंने कभी हिम्मत हारी कि यह जीवन भर ऐसी ही बनी रहेगी। मैं इसके इलाज के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। मैंने हर प्रयास किया कि यह थोड़ा बहुत भी अपना काम कर सके। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई। उसके बाद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के विषय में सुना था कि उनके यहाँ पास जाने से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं और वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही 1 साल तक इतना कह सकते हैं कष्ट से भरा हुआ इसका उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। और जब 1 साल तक इतना कष्ट, इतना कह सकते हैं अत्यंत कष्ट से भरा हुआ इसका इलाज चला और 1 वर्ष के पश्चात
एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग में गति आ गई थी, हाथ हिलने लगी थी और नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी थी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया और धीरे धीरे मैंने अभ्यास कराकर इसके शरीर के निर्जीव भाग, जो गर्दन कमर के नीचे का जो निचला हिस्सा था, जो कि अभी भी उसमें जान नहीं थी, उसको सहारा देकर कैसे बैठा जाता था, यह मैंने धीरे धीरे इसको सिखा दिया था। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी, और जब वह 5 वर्ष की हो गई तो मैं ही इसको घर में ही मैंने इसका विद्यार्जन आरंभ किया। मैंने ही इसको पढ़ाना प्रारंभ किया, क्योंकि विद्यालय में इसको प्रवेश नहीं मिल सकता था। विद्यालय, कोई भी विद्यालय इसको प्रवेश नहीं देना चाह रहा था, इसलिए मैंने घर में ही कि ये कैसे विद्यालय जाएगी और कैसे अन्य विद्यार्थियों के साथ यह अपने कक्षा को करेगी और कैसे यह जीवन में आगे बढ़ेगी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। वह कहती है कि मेधावी इतनी ज्यादा ये तीव्र थी कि इसकी बुद्धि ने उन्हें फिर से चमत्कृत कर दिया। वह उसे घर पे पढ़ाना चाहती थी कि वो घर पे पढ़कर सामान्य शिक्षा ग्रहण कर सके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी विलक्षण बुद्धि है, ईश्वर अगर एक अंग छीनता है तो उसकी जगह उसे बहुत कुछ प्रदान करता है। तो ईश्वर ने इसके शरीर का निचला भाग तो छीन लिया था, लेकिन इसको इतनी प्रखर बुद्धि दी कि मैं स्वयं चमत्कृत हो गई। ऐसा लगा जैसे सरस्वती स्वयं ही उसके जिह्वाग्र पर बैठ गई है, जैसे सरस्वती स्वयं ही आकर उसकी जिह्वा पर बैठ गई है। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट के द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। वह बताती है कि जब मैंने उसकी बुद्धि को देखा इतनी प्रखर, तो मैंने उसको फिर विद्यालय में प्रवेश कराने का निश्चय किया, और इसके लिए मुझे कॉन्वेंट स्कूल के, बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए वहां पर मुझे एक तरह से धरना ही देना पड़ा। एक तरह से वहां पर मुझे अपनी बात को रखने के लिए मैंने वहां पर आंदोलन ही एक तरह से किया कि किसी भी तरह उसे इस विद्यालय में प्रवेश मिल सके और वह अच्छी विद्या ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो लेखिका बताती है कि उसे आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था। तो बच्चों, आज हमने अपराजिता कहानी के अंश को पढ़ा, उसके मूल भाव को समझा, और हमने जाना कि व्यक्ति कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, यदि वह अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है, हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि वह अपनी विपत्तियों से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वह कभी भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे लेखिका ने यहाँ पर उस एक बालक का उदाहरण, एक युवक का उदाहरण दिया था कि वह अपने एक अंग शरीर का जब हाथ कट जाता है तो वह जीने की आशा ही छोड़ देता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर चंद्रा थी, जिसके शरीर का निचला भाग पूरी तरह से निर्जीव था, फिर भी उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, फिर भी वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रही। तो आज हमने डॉक्टर चंद्रा के जीवन के विषय में कुछ और बातों को सीखा कि वह अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ी, और उन्हें इतने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था।
उनकी माता ने कभी भी उन्हें हिम्मत हारने नहीं दी, हमेशा उन्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती रही, हमेशा उनके पीछे एक साए की तरह बनी रही कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो बच्चों, आज हमने अपराजिता कहानी के कुछ शेष भाग को पढ़ा। अपनी आने वाली कक्षा में हम इस कहानी के आगे के अंश को पढ़ेंगे। आप अपनी हिंदी ए की उत्तर पुस्तिका में लेखिका परिचय के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ को भी पूर्ण करेंगे और अपनी लिखावट पर विशेष ध्यान देंगे। तो बच्चों, हम कहानी के शेष भाग को अपनी आने वाली कक्षा में पूर्ण करेंगे। आज की कक्षा को मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।